नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शीट हमारी इनकम स्टेटमेंट शीट होगी। सो मैं एक न्यू शीट क्रिएट कर रहा हूँ और उसका नाम मैं इनकम स्टेटमेंट या इनकम ही फ़िलहाल रख देता हूँ। और इस शीट पर रेवेन्यू की शीट से फर्स्ट 3 लाइंस को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, और इनकम की शीट पर इसे पेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज के मुझे मंथ, डेट और ईयर जो है वो सेम चाहिए। और सेलेक्ट ऑल करके इनके सेल्स को की साइज़ को मैं ठीक कर लेता हूँ और मैं यहाँ हेडिंग इनकम स्टेटमेंट टाइप कर देता हूँ। देन सेल नंबर E4 पर यानी फर्स्ट मंथ पर एक सेल नीचे रहते हुए व्यू के टैब से फ्रीज की मदद से फ्रीज पैंस कर देता हूँ ताकि जब मैं नीचे की तरफ मूव करूँ तो एक्चुअल में मेरी जो डॉक की हेडिंग्स वगैरह हैं वो मेरी सब सेफ रहे। सो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली जो हेडिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो है एक्चुअली हमारी रेवेन्यू। और आपको पता है कि रेवेन्यू हम ऑलरेडी पहले ही जो है वो क्रिएट कर चुके हैं, उसको जस्ट हमने कॉपी पेस्ट करना है। सो हमने रेफरेंस लिया इक्वल्स टू रेवेन्यू की शीट पे गए और यहाँ पर फर्स्ट मंथ का रेवेन्यू हमने सेलेक्ट किया एज अ रेफरेंस के तौर पर और फिर उसी को कॉपी कर लेते हैं और बाकी तमाम सेल्स पर पेस्ट कर देते हैं। तो सेल पर पेस्ट करने के लिए हमने मंथ वाइज ब्रेकअप नहीं किए हुए, तो एक हम एक्स वैल्यू डिफाइन करके कॉपी पेस्ट करते हैं तमाम सेल्स पर और फिर उसके बाद फर्स्ट मंथ के रेवेन्यू को लेकर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं बाकी तमाम सेल्स के ऊपर। तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो गया। इसकी फॉर्मेटिंग को ठीक कर लेते हैं। होम के टैब के अंदर हम इसे डॉलर के साइन में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल्स को डिक्रीज कर देते हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि जो मंथ है वो मेरे पास गलत आ रहे हैं, तो इसको भी मैं फ़ौरन ठीक कर लेता हूँ ताकि एवरी मंथ की जो कैलकुलेशन है वो भी हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाए। Feb 29 थी हमारे पास एंड देन हम इसको मार्च अप्रैल में कॉपी करते हैं। ओके, परफेक्ट। और इसी को एक्चुअली हम रेवेन्यू की शीट पर जाकर भी अपडेट कर लेते हैं क्योंकि ये मिस्टेक वहाँ से आई है हमारे पास। तो तमाम मंथ्स को हमने कॉपी किया और रेवेन्यू की शीट पर जाकर इसको इंटर पेस्ट कर देते हैं। तो ये डेट्स हमारे पास बिल्कुल ठीक हो गई है। अगेन शीट 2 पर आ जाते हैं। रेवेन्यू हम ऑलरेडी कॉपी करके ला चुके हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे पास। रेवेन्यू के बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक्चुअली हमारे पास कोई इन्वेंट्री तो है नहीं यहाँ पर क्योंकि हमारी एप्लीकेशन वेब से डाउनलोड होगी और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी कितनी एप्लीकेशंस डाउनलोड हुई वो हमें पता नहीं चलेगा, सिवाय इसके कि हम सेल्स से जो है वो अंदाज़ा कर सकें कि 99 सेंट्स जब जनरेट हुए तो इसका मतलब है कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड हुई होगी। और अगर $1 जो है वो जनरेट हो रहा है इसका मतलब है कि इन ऐप में एक एप्लीकेशन, लेकिन हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हम बेसिकली इस तरह की एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो डाउनलोड हो सकती है, कोई इशू नहीं है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फ़िलहाल मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा, हम अभी उस पर बात कम करेंगे और इस फील्ड को फ़िलहाल पेंडिंग कर रहे हैं। और एक और हेडिंग हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और वो है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड देन एंटर। तो फ़िलहाल हमारे पास आंसर वही आ रहा है जो एक्चुअल में हमारे पास रेवेन्यू में आंसर है। ऑफ कोर्स क्योंकि फ़िलहाल हमने कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर डिफाइन नहीं की है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम आगे इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आंसर जो है वो खुद ब खुद चेंज भी होगा।